हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 और 6 फरवरी 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा कोड स्टार आई क्यू यूज़ कर सकते हैं। इस कोड का यूज़ करने से आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोई भी कोर्स अनअकैडमी पे लेने से पहले आप इस कोड का जरूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, इस 20 फरवरी 2022 को अनअकैडमी पे हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ना वो आयोजित किया जा रहा है। बैंक एग्जाम के लिए सुबह 10 बजे, एसएससी एग्जाम के लिए सुबह दोपहर 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए शाम को 5 बजे। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए भी आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, बिना स्पेस दिए, स्टार आई क्यू। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आई क्यू पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसमें एक रैंक लाने के लिए आप लोगों को अगर एक रैंक ले भी आते हो तो आपको असूस का लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 में सैमसंग मोबाइल फ़ोन और 7 से 16 में JBL ट्रू वायरलेस ईयरबड भी आपको दिए जाएंगे एज ए गिफ्ट। 100% स्कॉलरशिप देने का भी मौका है अगर आप लोगों को एक रैंक आपका मिल जाता है तो आप लोग इस टेस्ट में जरूर एनरोल कीजिएगा। इस लेक्चर का PDF फाइल चाहते हैं तो स्टार आई क्यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल वैसे तो बहुत आसान है, सब बच्चों को आता है ये सवाल, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको जब जब ये डे आता है तो हर साल करंट अफेयर के रूप में पढ़ा ही दिया जाता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब है। तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं 4 फेब को, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप ये पूछेंगे सर ये वाला डे मनाते क्यों, मतलब इसमें मनाने का मतलब क्या है। तो मनाने का सेंस ये आता है कि कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग को जल्दी पता लगाने की ज़रूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना। कैसे कैंसर को ठीक किया जा सकेगा, कैसे इस रोग को पहचाना जाए। जैसे कि यूँ समझिएगा कि हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का है, उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है इस बार के लिए। अगर कहीं भी बॉडी के अंदर गांठ हो जाती है तो सूजन आ जाती है तो इस चीज़ को आप कैंसर के लक्षण मान सकते हैं। ऐसी सूजन हो जो लंबे समय से ठीक ना हो रही हो, जैसे स्वेलिंग ठीक ना हो, कब जैसे यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो, जलन हो, या नॉर्मल यूरिनेशन से जो चेंजेस दिखाई दे, एकदम से वज़न कम हो जाए, गले में खराश या गला बहुत भारी भारी रहता हो। अच्छा, फीमेल्स के अंदर जो ना ज़्यादा होता है, और अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठें या सूजन आती है तो भी एक टाइप का ये सिम्टम है। मुंह के अंदर अल्सर है, सफ़ेद या लाल धब्बे हो जाए, मस्से चलो है लेकिन ये थोड़े काले से पड़ने लग जाए, या इनका जो है ना चेंजेस दिखने को मिल जाए, अलग हो जाए, ये एकदम से कहीं से भी खून आने लग जाए, और आप लोग कुछ भी खाएं तो आपको निगलने में बहुत दिक्कत हो और आपका खाना ठीक ढंग से पच ना पाए। ये सब जो है ना ये लक्षण मान सकते हैं, शुरुआती लक्षण माने जाते हैं कैंसर के। और इस बार साल 2022 का जो थीम अगर आपसे पूछा जाए वो क्या है, क्लोज द केयर गैप, ये इस बार का थीम है। आप मुझसे पूछो सर ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 1933 में इंटरनेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो हेडक्वार्टर भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी। स्वास्थ्य की बात करें तो आप 7 अप्रैल तारीख याद कर सकते हो। और WHO की स्थापना तो 1948 के अंदर हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे आप 7 अप्रैल को जो है ना 1948 से नहीं मना रहे हो, ये आप लोग पहली बार 1950 से सेलिब्रेट करते आ रहे हो। तो काफ़ी प्यारा सवाल है, ज़रूर आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, और एज ए क्वेश्चन तो आपको 4 फेब याद रखना ही है। अगला सवाल है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन इनोवेशन जो सेंटर है, इसको कौन से राज्य के अंदर सेटअप किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है केरल राज्य के अंदर, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और केरल के एक त्रिशूर नाम की जगह है, ये आपको मैप में दिख रही होगी त्रिशूर। इस केरल के त्रिशूर के अंदर ये जो है ना सेटअप किया जा रहा है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर।
अब आप ये कहोगे सर ये ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है क्या? तो एक्चुअली ये सेंटर ये है जो जैसे एग्जांपल से अभी वर्तमान में आप लोगों ने कोरोना के कई सारे वेरिएंट है वो म्यूटेट होते देखे हैं, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, कभी न्यू। तो ये बार बार जो डेल्टा जो या जो भी वेरिएंट है वो चेंज हो रहे हैं, कि कितने वेरिएंट चेंज हो सकते हैं, इन पे कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, इसके लिए एक जो है ना इनोवेशन सेंटर है वो त्रिशूर के अंदर सेटअप किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च हैं उन्होंने ग्राफीन मास्क का एक लेज़र जो है ना वो तैयार किया था, कोशिश की थी कि कोरोना वायरस की जो अलग अलग म्यूटेट हुई जितनी भी आपके वेरिएंट्स हैं उनको ख़त्म भी किया था। अब जो है ना इंडिया के अंदर हो रहा है ये, और केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी और के अलावा टाटा स्टील जो है ना इनके इकट्ठा मिलके ये इसको सेटअप कर रहे हैं। और भविष्य में बहुत सारे वो जो रोग हैं या और नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके रिगार्डिंग जो है ना ये वाला एक इनोवेशन सेंटर है सेटअप किया जा रहा है केरल के त्रिशूर में। केरल की कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे आपको मैप में दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम पिनराई विजयन है, केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल में सबसे पहले मानसून आता है और वो कब आता है? 1 जून को आता है, मालाबार तट पे आता है। ये मालाबार तट क्या है सर? एक्चुअली ये पूरा ही तट मालाबार है आपका कंप्लीट देखा जाए तो, क्योंकि ये मंगलुरु से स्टार्ट होता है ये तट और इधर आके जो है ना तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ही समझिएगा आप लोग, वहाँ तक चलता है। तो पूरा तो केरल इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो इस पूरे तट पे जो है ना आपके पश्चिमी तट पे 1 जून को, जिसको मानसून विस्फोट, मानसून धमाका, मानसून प्रस्फोट की घटना कहा जाता है अक्सर। और मानसून आता कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जो भारत के अंदर 90% से ज़्यादा बारिश करवाता है। केरल को आप लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शांत घाटी भी कहते हैं, मसालों का राज्य भी आप लोग कह सकते हैं। भारत का ये पहला राज्य है जो 100% जो है अभी फिलहाल के लिए साक्षरता दर के पास पहुंच गया और गरीबों को फ्री इंटरनेट भी इसी राज्य ने प्रोवाइड करवाया था। 100% डिजिटलाइजेशन का काम भी इसी राज्य ने ही कंप्लीट करवाया है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। और रिसेंटली स्वास्थ्य रैंकिंग में, जो नीति आयोग की स्वास्थ्य रैंकिंग में लगातार चौथी बार जो है ना ये टॉप आया है। 2019, 2020, 2021 और 2022 ये 4 सालों से नंबर 1 पे है, याद रखिएगा यही एक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली जो है ना ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फिलीपींस ने, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली ये मिसाइल जो है ना, मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है जो भारत और रूस का एक इकट्ठा उत्पाद समझिएगा, संयुक्त उत्पाद इसको आप लोग कह सकते हैं। इस मिसाइल का नाम जो है ना भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पे रखा गया है। और एक्चुअली जो मिसाइल का जो सौदा वगैरह हुआ है ना, एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसे मतलब आप समझो कि जमीन, हवा, समुद्र कहीं से भी जो है ना इसको सटीकता के साथ में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये याद कर लेना, ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता हुआ है। एक्चुअली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अब देखो एक्चुअली आपको पता है कि मिसाइल की 2 टेक्नोलॉजी होती है मेनली, एक तो होता है हाइपर आपका होता है, एक बैलिस्टिक होता है, क्रूज होता है। और बैलिस्टिक का मतलब होता है कि इस प्रकार से हाइपर बॉलिक समझिएगा या परवलयाकार पाथ फॉलो करे, यहाँ से दागा इस जगह यहाँ पे आके आपने जो है ना छोड़ दिया। और क्रूज का मतलब होता है इस प्रकार से जो है ना पैरेलल टू द सरफेस। तो एक्चुअली ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस ही चलने वाली है। आप फिलीपींस का जिक्र कर रहे हैं तो आप मैप में फिलीपींस को देखिएगा जिसकी कैपिटल मनीला है, और इस मनीला के बहुत ही पास में एक जगह है मांडलुयांग, जहां पे ADB का हेडक्वार्टर है, जो अक्सर एग्जाम में आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। फिलीपींस के जो करेंसी है वो फिलिपिन पीसो है और यहाँ की कैपिटल मनीला है ही। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम रॉड्रिगो दुत्रेते है, ज़रूर आपको याद रखना है। दुनिया के हैप्पी कंट्री में इस देश का ज़रूर नाम आता है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ से ये अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे जाते हैं और अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच न्यू दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है? तो बायलैटरल जो है ना ये परामर्श वाली वार्ता है ये आयोजित की गई है, और इस सवाल का सही जो आंसर रहने वाला है वो है रशिया, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा।
भारत और रशिया के बीच में न्यू दिल्ली में जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड जो है ना एक बातचीत आयोजित की गई है। और ये जो बात हुई है ये नाटो के द्वारा पूर्व की ओर जो संभावित विस्तार है उसमें रूस और यूक्रेन के बीच में जो जो बातें हो रही है, आपको मैं मैप में दिखाऊं तो ये रशिया और ये धीरे धीरे रशिया जो है ना यूक्रेन की ये छोटी मोटी जो जगह है या इधर घूम रहा है, कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन मेरे अंदर ही पूरा पूरा आ जाए। तो ये जो लड़ाई चल रही है, मार्शल लॉ वगैरह भी लग गया था। मार्शल लॉ मतलब आर्मी के हाथ में पूरा का पूरा आ गया था, आर्मी ने ही सत्ता संभाल ली थी यूक्रेन की। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इससे पहले 21वां भारत और रशिया वार्षिक सम्मेलन जो है ना वो भी न्यू दिल्ली के अंदर ही आयोजित किया गया था। अच्छा, आप रशिया की बात कर रहे हो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश यही है। एरिया कितने वर्ग किलोमीटर है ये बात आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके कैपिटल मॉस्को है ही और इसकी जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है और यहाँ के नेता तो आप लोग जानते ही है, व्लादिमीर पुतिन है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इस बार शांति का जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2 लोगों को मिला था। एक तो दिमित्री मुराटोव है और एक साथ में मारिया रेसा है, जिसमें से दिमित्री मुराटोव जो है ना वो कहाँ के हैं, वो रशिया के पत्रकार है, याद रखना आप लोग। उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस जिसको आप एनटीडी कहते हैं यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अब ये डे जो है ना ये कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको रिसेंटली जो हमारा महीना बीता है वो 30 जनवरी और 30 जनवरी को ये वाला डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप कहोगे सर एक्चुअली क्या है ये वाला। एक्चुअली ये डे एनटीडी जो है ना संक्रमण का एक समूह है, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और बहुत सारे देश हैं, इनका एक सामान्य ग्रुप है। और इस जो धीरे धीरे आपके मौसम की वजह से कहिएगा धीरे धीरे जैसे वायरस वगैरह पनप जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनको बीट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, ट्रॉपिकल डिजीज को नेग्लेक्ट कैसे किया जा सकता है उसके लिए ये हर साल 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है अभी हाल ही में किसने, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड और के साथ में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म तो आपको याद है ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है ना पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जिसको आप पीएल कहते हैं, इन्होंने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। अभी प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जो है ना वो क्या करेगा 25,000 रुपये से, ठीक है ना, 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट इसकी होने वाली है। और जो है ना जो सिलेक्टेड कार्ड है उस पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट भी मिल जाएगी कुछ ही कार्डों पे। नॉर्मली तो 25 से 5 है, लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड कार्ड होंगे उन पे 50,000 से 10 लाख होगी। और अभी रिसेंटली जो है ना एनपीसीआई के रुपए को पतंजलि का जो आपका विशाल मर्चेंट नेटवर्क है इसकी पहुंच भी मिल जाएगी अपने आप में। बाबा रामदेव आप समझिए ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और पीएनबी जो है ना इसके सीईओ का नाम एस मल्लिकार्जुन राव है और इसकी जो स्थापना हुई थी इस बैंक की वो 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान के दौरान जो है स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले जो है ना फाउंडर का नाम है दयाल सिंह है, ये भी बात आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय का भी खैर बहुत ज़्यादा हाथ रहा था। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है कतर को। ऐसा सवाल का जो सही आंसर रहने वाला है वो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा अमेरिका ने क्यों किया, उसका कारण है थोड़े दिन पहले आपको याद होगा अमेरिका से लोगों को निकालना, गाजा में जो पिछले साल इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करना, इस सभी कामों के अंदर इजराइल की मदद थी और इजराइल ने मदद की इसमें कतर ने जो है ना मदद की थी इन सभी कामों में। और कतर के द्वारा ये जो हेल्प की गई है उसी का आभार प्रकट करने के लिए समझिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है एक बड़ा गैर नाटो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन उसके लिए नामित किया है, ठीक है। और बात करता हूं मैं कतर की, तो कतर जो है इसकी राजधानी दोहा है जिसमें 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं, याद रखना। इसकी करेंसी कतरी रियाल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो आपके तकरीबन 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की रिसेंटली मंजूरी दी है IMF ने। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2019 में 3 साल का जो फंड सुविधा इसके लिए आर्थिक नीतियों पे एक समझौता किया था और पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया था। ये बहुत ज़्यादा नकदी की कमी से जूझ रहे हैं IMF ने, तो इस करके ही और अभी जो ना छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है पाकिस्तान के लिए IMF ने। अब IMF का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है, अमेरिका की कंपनी है। तकरीबन जो है ना 190 मेंबर इसके कंट्री है, 1944 में स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी, खैर सबको पता है, इसके बारे में क्या ही बताया जाए, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी पता होगा पाकिस्तानी रुपीस है। ठीक है, हाल ही में फरवरी 2022 में किस बीमा कंपनी ने स्वचालित मोटर दावों के लिए उद्योग पर पहला कृत्रिम बुद्धिमान AI वॉइस बॉट लॉन्च किया है? तो ये इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली जो है ना इंडस्ट्रीज का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस बॉट ऑटोमेटेड मोटर क्लेम्स जो है ना लॉन्च किया है और इसका जो सही नाम रहेगा, इस सवाल का सही आंसर रहेगा एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। 5वां ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहने वाला है। इस कंपनी के जो चीफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसर हैं जिनका नाम है राकेश और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO का नाम जो है ना ओशानाई है। एडवाइस जर्नल इंश्योरेंस ने जो है ना AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना yellow.ai प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऐसा होता नहीं है बीमा कंपनी के अंदर, मतलब एंड टू एंड AI वॉइस बोट है, हर काम जो है ना रोबोटिक के माध्यम से ही होगा। शुरुआत में इसे गैरेज मालिकों के लिए पेश किया गया था और आने वाले महीनों में से सभी ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। 24/7 आवर्स काम करेगा, हिंदी और इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों भाषाओं में काम करेगा। AI क्या होता है ये बात सबको पता है कि एक मशीन इंसानों की तरह काम करने लग जाए तकरीबन। ठीक है, CEO का नाम सनाई घोष है, अभी बताया था, और इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई के अंदर पड़ता ही है। ठीक है, मतलब यूँ समझिएगा कि इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब काम रोबोट करेंगे। ओवरऑल बात है इतनी सी। हाल ही में फरवरी 2022 में किस देश ने महाकाली नदी पर दूसरा मोटर पुल बनाने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में किया है नेपाल ने ऐसा दूसरा मोटर पुल बनाने के लिए। 4th वाला ऑप्शन इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। भारत और नेपाल इसके लिए जो है ना धारचूला भारत को और दारचूला नेपाल से जोड़ने वाली है। ध्यान देना, वर्ड थोड़े सेम है, धारचूला और दारचूला इनको जोड़ने वाली महाकाली नदी पर एक मोटर योग्य पुल है जो इसके लिए समझौता हो गया है भाई। ठीक है, 110 मीटर लंबा जो है ना होने वाला है। और दूसरा उत्तराखंड के चंपावत में बनबसा पुल है भारत नेपाल सीमा के लिए, मोटर ब्रिज जो है आपका। तो इसकी सारी लागत जो है ना भारत पुल के निर्माण की सारी लागत ही खुद ही उठाएगा और पुल के लिए एक जो है ना परियोजना है उनको पहले पूरा कर चुका है और 3 साल के अंदर ये कंप्लीट जो है ना हो जाएगा आपका। और मतलब यूँ समझिएगा इससे हो क्या जाएगा, इससे बेनिफिट है कि भारत के उत्तराखंड के भी जो महाकाली नदी के सीमा है या यूँ नेपाल की सीमा है उससे अच्छा संपर्क हो जाएगा। 2019-20 में तो लगभग 1200 करोड़ रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता और नेपाल को सहायता के अंतर्गत जो ना आरक्षित हो गई थी। नेपाल के बारे में तो आप लोगों को खैर बहुत अच्छे से पता है कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है, प्रधानमंत्री का नाम शेर बहादुर देउबा है, करेंसी नेपाली रुपीज़ है। तो ये पुल काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। यूँ कहिएगा इस परियोजना से हम लोग जो है अच्छे तरीके से नेपाल का ऐसे इलाके जहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं उस जगह पे जा सकते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत अच्छी हो पाएगी। वित्तीय वर्ष 2019 खैर ये तो बात मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।